नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी वाथम और जुनून एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, मैं आज से आपका एक एनसीईआरटी का सिलेबस स्टार्ट कर रहा हूं और हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 से, और जिसमें ज्योग्राफी वाला सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, तो ज्योग्राफी हम एक तरफ से पढ़ेंगे 6 to 10th। ठीक है, 6 to 10th तक, और अगर देखेंगे 11 12th भी अपन आगे बढ़ेंगे। पहले 10th तक पहुँचें, और अगर आपका इंटरेस्ट ऐसा ही रहेगा तो हम उससे आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा, एक जनरल नॉलेज में कहीं ना कहीं अपना एक पढ़ाई का लेवल बहुत अच्छा करने के लिए आपको इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और बेसिक से बोलते हैं ना, 0 to हीरो, तो आप बेसिक से पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ आपको एक तरफ से सारी चीज़ें टकराएंगी। अगर आप बिल्कुल नए यूज़र हैं, यानी कि बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं जो पहली बार जनरल नॉलेज की क्लास ले रहे हैं, तो आपके लिए और ही अच्छा ये वाला जो भी क्लास है बहुत अच्छी रहेगी। दूसरा, अगर आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हो या नॉर्मली आपने व्यापम वगैरह की या नॉर्मली आपने तैयारी कर रखी है, तो ये आपके लिए काफ़ी कुछ मददगार साबित होगा। दूसरा, आपको इससे भी कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो भाई ये सबके लिए अच्छा है, चाहे वो स्टूडेंट जो पहली बार तैयारी कर रहा हो, चाहे वो स्टूडेंट जिसने पढ़ रखा हो। जिसने पढ़ रखा होगा उसको भी कई सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। चूंकि आपको सामने कुछ शब्द दिख रहे हैं। एक फर्स्ट नंबर पर देखिए, सौरमंडल में पृथ्वी। ये जो है आज हम क्लास 6, ठीक है, क्लास 6 का एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी का। ठीक है, तो ये पूरा ज्योग्राफी वाला पोर्शन रहेगा। इसमें चूंकि आपके 8 चैप्टर दिए गए हैं। पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी, दूसरा है ग्लोबल अक्षांश देशांतर, तीसरा है पृथ्वी की गतियां, चौथा है मानचित्र के बारे में, पांचवा है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, छठवां है पृथ्वी के प्रमुख स्थल, सातवां है हमारा देश भारत के बारे में, और आठवां है भारत की जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी। तो इस तरीके से ये सारे के सारे जो आपको कहीं ना कहीं एक पूरा इंडेक्स नज़र आ रहा है, तो ये क्लास 6 का है और ये भूगोल वाला टॉपिक है। ठीक है, भूगोल वाला टॉपिक है, इसको हम पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग कर रहे हैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास से। ठीक है, यानी क्लास 6 से हम स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर वाइज चलेंगे। सबसे पहला चैप्टर रहेगा हमारा आज का कौन सा? सौरमंडल में पृथ्वी। तो सौरमंडल में पृथ्वी का क्या, पृथ्वी का रोल है सौरमंडल के अंदर और कहाँ पर है, क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन जल्दी से। देखिए, ये फर्स्ट चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी वाला चैप्टर है। तो ये हमारी पृथ्वी, आपको एक इमेज दिख रही है, आगे भी इमेज दिखेगी। और ये जो पृथ्वी है, ये सूर्य है। सूर्य का कहीं ना कहीं सूर्य के सबसे करीब का जो ग्रह है वो कौन सा है? बुध है। तो हम ये सौरमंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सौरमंडल के कौन कौन से ग्रह की क्या स्थिति है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर आज से अपन शुरू कर रहे हैं, उसके बाद में फिर आगे सीक्वेंस बनाएंगे। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले तो आपको एक इमेज दिखाई दे रही है और इमेज में आपको यहाँ पर सेंटर में सूर्य दिखाई दे रहा है। तो ये तो है भाई सूर्य। आपको मालूम है ग्रह क्या होते हैं? ग्रह क्या होती हैं? अगर आपसे क्वेश्चन करें ग्रह क्या होते हैं, सौरमंडल क्या होता है, ब्रह्मांड क्या होता है, आकाशगंगाएं क्या होती हैं, इन सारे प्रश्न के आंसर हमें भूगोल में ही मिलते हैं, ज्योग्राफी में मिलते हैं। ठीक है, जैसा कि अगर बोले ग्रह क्या है, ग्रह के लिए एक परिभाषा में आपको बता रहा हूं। ठीक है, ग्रह के लिए एक डेफिनेशन में आपको बता रहा हूं। जो प्लानेट है, जो ग्रह है, ठीक है, ग्रह वो होता है जिसका खुद का प्रकाश नहीं होता और वह सूर्य के प्रभाव से या सूर्य के प्रभाव से वो कहीं ना कहीं चमकता हुआ दिखाई देता है। खुद का प्रकाश नहीं होता, लेकिन वो दूसरे की वजह से यानी सूर्य की वजह से चमकता है। एक और लाइन आती है कि ग्रह वो होता है जो सूर्य की परिक्रमा करे। जो सूर्य की परिक्रमा करेगा, जो सौरमंडल का सदस्य होगा, वो होगा ग्रह। और जो ग्रह की परिक्रमा करेगा वो होगा उपग्रह, जैसे कि मून, चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या है? उपग्रह है, और पृथ्वी क्या है? ग्रह है। ठीक है, तो चूंकि इसमें आपको एक इमेज दिख रही है, इमेज में आपको सेंटर में दिखाई दे रहा है कि ये है आपका सूर्य, ये सन है। ठीक है, सूर्य है। सूर्य के पास में गए, यहां पर आपको बुध दिख रहा हुआ है, ये बुध है। ठीक है, सूर्य के जस्ट पास में क्या है? बुध है। बुध के फिर और आगे बढ़ेंगे तो आपका आ जाएगा शुक्र, और फिर और आगे बढ़ जाएंगे तो आ जाएगा आपका पृथ्वी। यानी कि यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि सूर्य से अगर क्रम के हिसाब से अगर देखा जाए कि सूर्य के करीब कौन सा है, तो सूर्य के करीब कौन सा, उसके हिसाब से अगर आप देखते हैं
तो कहीं ना कहीं बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मतलब इस तरीके से हमारा जो पृथ्वी है वो कौन से क्रम पर आता है, तीसरे नंबर पर आता है। तो कभी कभी एक क्वेश्चन, दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है कि पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह होगा वो होगा बुध, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध है, ठीक है। दूसरा, सूर्य की दूरी के हिसाब से, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी हमारे कौन से क्रम का है, तो पृथ्वी हमारे कौन से क्रम का होगा, वो होगा तीसरे नंबर का, ठीक है। ये अपन को याद रखना बहुत जरूरी है। दूसरा, पृथ्वी का और इसका तो हमने देख लिया, और बाकी के सभी जो ग्रह हैं उनका क्या क्रम होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। जैसे कि बुध सबसे पहले है, यहां पर हमने लिख दिया बुध, बुध के बाद में क्या है, शुक्र है, शुक्र के बाद में क्या है, पृथ्वी, ठीक है। देखो तीसरे नंबर, फिर आता है आपका इधर मंगल, ये वाला जो ऑर्बिट है ये किसका है, मंगल का है, इधर मंगल आ गया। फिर आ जाएगा बृहस्पति, फिर आ जाएगा आपका शनि, ठीक है, तो इसमें शनि ग्रह आ जाएगा, ठीक है। अरुण आ जाएगा, वरुण आ जाएगा। अब देखिए इस तरीके से ये पूरा क्रम बनेगा। ये कौन सा क्रम है, ये सारे ग्रहों का। आपको मालूम है सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं, और ये जो ग्रह परिक्रमा करते हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक इनकी एक ऑर्बिट है, एक इनकी एक रेंज है जिस तरीके से परिक्रमा करते हैं। और अभी आगे भी मैं आपको इमेज बताऊंगा, पूरा ग्लोब भी बताऊंगा, पृथ्वी का काफी सारी इमेजेस देखने को मिलेंगी, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये तो रहा आपका सूर्य, सूर्य के जस्ट बिल्कुल पास में है आपका बुध, ठीक है। आपको ये ऑर्बिट दिखाई दे रही होंगी, जैसे जैसे इनकी दूरी बढ़ती जा रही है, और इसी ऑर्बिट में ये कहीं ना कहीं अपना एक परिक्रमा करते रहते हैं, ठीक है। तो सूर्य के क्रम के हिसाब से पृथ्वी आ गया कौन से नंबर पर, तीसरे नंबर पर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, बुध, फिर क्या पढ़ा था, शुक्र, फिर क्या पढ़ा था, पृथ्वी, फिर क्या पढ़ा था, मंगल, ठीक है, फिर क्या पढ़ा था, बृहस्पति, फिर आ गया आपका शनि, फिर आ गया अरुण, फिर आ गया वरुण। ये कहीं ना कहीं ये पूरे 8 ग्रह आपको पता होना चाहिए। पृथ्वी पर अब कितने ग्रह हैं, सॉरी सौरमंडल के कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, ठीक है, सौरमंडल के 8 ग्रह हैं। तो बीएसपी मायावती, इसमें हम एक ट्रिक बना लेंगे जिससे हमें ये अच्छे से याद रहे, ठीक है। इसके लिए क्या ट्रिक बनाएंगे, बहुत सिंपल ट्रिक है, आपको आराम से याद हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीएसपी मायावती को सब जानते हैं, जो बीएसपी की मायावती हैं उनको सब जानते हैं, बिल्कुल सही सब जानते हैं। तो हमने एक ट्रिक बना लेंगे, ट्रिक से हमें ये उनका पूरा क्रम याद हो जाएगा, ठीक है। आपने स्कूल टाइम में अपने हिसाब से कोई ट्रिक बना रखी होगी, वो टीचर ने याद कराया, अच्छी बात है, वैसे याद कर लो, ऐसे याद कर लो, पर याद जरूर कर लो। तो इसमें दोनों चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। सौरमंडल वाला टॉपिक है, इसको अपन सबसे अच्छे मतलब सबसे पहले इसको ही क्लियर करेंगे। तो बीएसपी मायावती को सब जानती है, तो मैंने आपको एक ट्रिक बता दी है। जो स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहे हैं तो इस ट्रिक को आप अच्छे से याद रखेंगे। इसकी ट्रिक क्या बनेगी, बीएसपी मायावती को सब जानते हैं। तो अब थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली बात है, क्योंकि कुछ नाम याद हो जाएंगे, कभी कभी ये क्रम डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए अपन उसको याद रखेंगे। तो बी से हो गया आपका क्या, बुध, एस से क्या हो गया, शुक्र, पी से क्या होगा, पृथ्वी, मायावती, तो यहाँ पर एम से मंगल ही आएगा। एक बात और ध्यान रखना कि हमेशा एस, देखो एस इधर भी है, एस इधर भी है, तो कंफ्यूजन होगा, एस से शुक्र है कि एस से शनि है, ठीक है, सैटर्न है या मरकरी है, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहां पर ये दोनों जब आएंगे, एस और पी आ जाए या पी और एस आ जाए, तो हमेशा हमेशा ध्यान रखना, शुक्र को पृथ्वी की बहन बोला गया है, शुक्र को पृथ्वी की बहन बोलते हैं, सिस्टर ऑफ अर्थ, ठीक है। सिस्टर ऑफ अर्थ किसको बोला गया है, शुक्र को बोला गया है। हालांकि शुक्र पढ़ने में लगेगा यार ये तो मेल है, लेकिन समझ में आ रहा है ना, ध्यान रखना, क्योंकि ये पृथ्वी की तरह ही कहीं ना कहीं गोलाकार है। तो बीएसपी मायावती को सब जानते हैं, तो इनका एक क्रम मैंने आपको याद करा दिया। अब बोले अगर साइज के हिसाब से क्वेश्चन बन गया तो क्या करेंगे, चूंकि इसमें दिख रहा है लेकिन हम कई बार इस साइज को देख लेंगे। साइज को देखने के बाद हमारे माइंड में हो सकता है फिर भी ना रहे, लेकिन उसका भी एक तरीका मैं आपको बता देता हूं कैसे याद रखेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, फिर एक और ट्रिक बना देते हैं छोटी सी। देखो फर्स्ट नंबर की ट्रिक तो आपकी यही हो गई, याद हो जाएगी आराम से। आप ये मत सोचना याद होगा कि नहीं होगा, वो तो बात की बात है, पर प्रयास जरूर करो। अब इसमें क्या करना, देखिए अब बात आती है आपकी इसमें ग्रहों के क्रम में।
तो इस समय कहीं ना कहीं देखा जाए, आपको पता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, यानी बिगेस्ट प्लानेट इन द, जो हमारा जो बिगेस्ट प्लानेट है वो कौन सा है? तो बिगेस्ट प्लानेट जो है वो कौन सा है? बृहस्पति है। ठीक है, कौन सा है? बृहस्पति है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बृहस्पति सबसे पहले नंबर पर है, और आकार में दूसरा अगर देखा जाए तो शनि ग्रह है। देखो फर्स्ट नंबर पर ये आ गया, ये आपको बड़ा साइज दिख रहा होगा। फिर सेकंड नंबर पर आपको ये दिखेगा। ठीक है, बी से आ गया आपका बृहस्पति, एस से आ गया आपका शनि ग्रह। ठीक है, ए से अरुण और वरुण यानी कि यूरेनस और नेपच्यून, यूरेनस और नेपच्यून, इनका साइज देख लो। फिर आ गया आपका पृथ्वी। इन दोनों से कहीं ना कहीं हमें जो हमारा अर्थ है वो देखो छोटा दिखाई दे रहा है, पृथ्वी छोटा दिखाई दे रहा है। तो अगर बोला जाए साइज के हिसाब से हमारी जो अर्थ है, प्लानेट जो हमारा कहीं ना कहीं पृथ्वी है, वो कौन से क्रम पर आएगा? तो वो आएगा बेटा 5th नंबर पर। ठीक है, डिस्टेंस के हिसाब से 3rd नंबर पर है, दूरी के हिसाब से 3रे नंबर पर है। यहां पर काउंट करो, यहां पर 3rd नंबर पर है। ये डिस्टेंस के हिसाब से है, यानी कि यहां पर सन है, ये मान के चलो आप, यहां पर क्या है? सन है, ये सन है। फिर बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, यहां पर क्या होगा? यहां पर अगर देखा जाएगा सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। फिर क्या आ जाएगा? बृहस्पति के बाद शनि ग्रह, फिर अरुण आ जाएगा, फिर वरुण आ जाएगा, फिर पृथ्वी, फिर यहां पर शुक्र आएगा, क्योंकि पृथ्वी के साथ हमेशा शुक्र रहेगा, ना कि शनि रहेगा। और फिर इधर आ गया आपका मंगल, और इधर आपका आ जाएगा बुध। तो सबसे छोटा जो ग्रह है वो कौन सा है? बुध है। यहां तक का क्लियर हुआ? देखते हैं, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा बेटा। आगे बढ़ते हैं अपन जल्दी से। अब थोड़ी थ्योरी पढ़ते हैं, जो बुक क्या कहती है। दूसरा, ये जो बुक है जो मैं आपको पीडीएफ करा रहा हूं, एनसीईआरटी की पीडीएफ है, ये 6th क्लास की है, और नोट्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप गूगल पर सर्च करो और उसमें एनसीईआरटी इन हिंदी आप सर्च करो और पीडीएफ को डाउनलोड करो। मोबाइल के अंदर पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी और आप उसके द्वारा भी पढ़ सकते हो। बुक अगर आपके पास अवेलेबल है उसमें से ही पढ़ सकते हो। नोट्स आपके पास, सबके पास ये नोट्स रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और सजेशन है मेरा, आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, आपको बार बार डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक काम करेंगे, प्ले स्टोर में जाके एनसीईआरटी इन हिंदी आप एक ऐप डाउनलोड कर लेंगे एनसीईआरटी के नाम से ही, उसमें आप देख लेना, उसमें सारी बुक्स मिलेंगी, क्लासेस मिल जाएंगी। अब क्लास कौन सी चल रही है बेटा? 6th क्लास चल रही है, तो हम 6th क्लास में आ गए। ठीक है, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा विजुलाइजेशन के द्वारा। ठीक है, कि हम सो रहे हैं कि भाई 6th क्लास में आ गए। तो 6th क्लास में हमारी क्या स्थिति थी? जब हम बच्चे होते हैं तब बहुत अच्छा सीखते हैं, तो हमें कुछ नया सीखने के लिए, कुछ ज़्यादा गेन करने के लिए दोबारा से वापस कक्षा 6 में पहुंचना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि उस समय हम कितनी मेहनत करते थे, कितना अच्छे से पढ़ते थे। ठीक है, और वो जरूरी भी है। और वही लैंग्वेज आपके सामने आएगी और वही चीज़ें आपके सामने दिखाई दे रही हैं, और आप पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बड़ा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि बचपन सबका ही अच्छा बीता है। कोई नहीं कहेगा कि मेरा बचपन बेकार है, सबका बचपन बहुत अच्छा ही निकलता है। तो कहने का मतलब, मैंने आपको तरीका बता दिया। एनसीईआरटी का आप ऐप डाउनलोड कर लो एनसीईआरटी के नाम से ही, और क्लास 6 देखो, उसमें ज्योग्राफी देखो, ज्योग्राफी को पूरा डाउनलोड करो और फर्स्ट चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करो। तो आप मोबाइल में, लैपटॉप में भी कर सकते हैं, लैपटॉप में भी डाउनलोड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लैपटॉप में डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड हो सकती है आपकी, तो आप अपने स्तर पर देख लेना, तो नोट्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अपने स्तर पर मोबाइल पर या लैपटॉप पर पढ़ेंगे। आपको इतनी सारी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, और नहीं है तो आप जहाँ तक है पीडीएफ के थ्रू ही उसको पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया है। और दूसरा, जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, हम इसमें से, ये तो बिल्कुल समुद्र है, इसमें हम उतरेंगे, उतरने के बाद जो भी अच्छा लगेगा, हम मोती की तरह, हमें मोती मिलेंगे बहुत सारे, उन मोतियों को निकाल के लाना है और उनको संजो के रखना है अच्छे से, हिफाजत से। जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगें, समझ में आए, आपको लगे कि हाँ यार ये बेस्ट है, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, तो आप उस चीज़ को बढ़िया से, समझ रहे हो ना, अपने नोट्स बनाना चालू कर दो। फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे से नोट्स बनाना चालू कर दो। जो भी कुछ नया मिले, पूरा चाहे 1 घंटे की क्लास में अगर हमें एक शब्द भी मिल गया, तो मैं वो 1 घंटे की जो पढ़ाई है ना, वो हमारी सार्थक हो गई। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और इस बात को हर कोई नहीं समझता। अगर इसको जो इंसान अगर इस बात को समझ लेगा तो स्वाभाविक है बहुत आगे बढ़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से थ्योरी पढ़ेंगे, और यही थ्योरी आपको पूरी बुक में मिलेगी, उस पीडीएफ में मिलेगी। तो देखते हैं इसमें क्या हमारे काम की चीज है। देखिए लिखा हुआ है, सूर्यास्त के बाद, जो सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त के बाद क्या है, सूर्यास्त के बाद
आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है? सबको अच्छा लगता है, बिल्कुल। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। ठीक है, बाद में इनकी संख्या जो है वो बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते और संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। यानी कि इसको अपन बोलते हैं तारा, स्टार। ठीक है, याद रखना सूर्य भी एक तारा है, सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों, और इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। तो कहने का मतलब ये तो अपन तारे की बात कर रहे हैं कि हम जब रात्रि में आकाश की ओर देखते हैं तो हमें कुछ तारे कुछ कम चमकीले, कुछ ज्यादा चमकीले दिखाई देते हैं। तो तारों का खुद का प्रकाश नहीं होता, क्योंकि ये जो तारों का जो टिमटिमाना होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी अगर आपसे बोले कि किसके कारण क्यों चमकते हैं, तारों का चमकना किसके कारण होता है, तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन। यहां पर रिफ्लेक्शन नहीं होता, ये इसको बोलते हैं अपवर्तन। इसको बोलते हैं हम अपवर्तन। क्या बोलते हैं? अपवर्तन। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि जो तारे जो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं वो हमें प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। तो ये भी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा पॉइंट है, पेपर में पूछा गया है, तो आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं इस पॉइंट को। तो ये रही थोड़ी सी चंद्रमा के बारे में, मतलब ये तारों के बारे में। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई देते हैं। स्वाभाविक है, जो हमारे करीब होगा वो बड़ा दिखाई देगा, जो दूर होगा वो छोटा दिखाई देगा। ठीक है, आप पूर्ण चंद्र को लगभग, पूर्ण चंद्र को यानी जो चंद्रमा में दिखाई देता है, पूरा चंद्रमा दिखाई देता है 1 महीने में, ठीक है, 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। और यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। ठीक है, यानी कि चंद्रमा जब हमें पूरा दिखाई देता है तो वो कौन सा समय होता है? वो पूर्णिमा। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, और इनमें से काफी सारी चीजें हमें ऑलरेडी पहले से ही पता है। तो हमारे अंदर ये ईगो नहीं आनी चाहिए कि यार मुझे तो पहले से पता है, मुझे एक पढ़ने की क्या जरूरत पड़ रही है। तो देखो, कुछ एक्स्ट्रा हमें ऐसे ही मिलेगा, और हम एक तरफ से पढ़ेंगे तभी मिलेगा आपने। और इसको एक अपन ज्यादा, जरूरत से ज्यादा स्लो भी नहीं जाएंगे और जरूरत से ज्यादा फास्ट भी नहीं जाएंगे, एक मध्यम मार्ग अपनाएंगे। ठीक है, नॉर्मल स्पीड लेके चलेंगे, क्योंकि हमें ये खत्म करना है, जल्दी से जल्दी खत्म करना है। ये नहीं कि कक्षा 6 तो मैं कराऊंगा तो कक्षा 6 1 साल तक कराऊंगा, नहीं। उसके जो चैप्टर है जल्दी से जल्दी फिनिश करेंगे, 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10, इस तरीके से। और इसमें आपको ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन है, साइंस है ना, अधिकतर 4 से 5 सब्जेक्ट जो बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आती हैं। और ये तुमने पढ़ लिया तो हर जगह काम करेगा, चाहे वो आपका MPPSC हो, चाहे UPSC हो, चाहे SSC हो, कोई भी एग्जाम हो, इससे कुछ बाहर जाएगा ही नहीं। ठीक है, अगर इसको आपने अच्छे से कर लिया तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्णिमा 15 दिन के बाद, ठीक है, 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। जब इसको नहीं देख सकते हैं तो वो अमावस्या होता है, स्वाभाविक है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? बिल्कुल सही बात है, दिन में क्यों नहीं दिखते? क्योंकि होते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय, ठीक है, चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते। तो एक फैक्ट अपन को यहां पर मिलता है कि भैया क्या कारण है कि वो हमें दिन में दिखाई नहीं देते। तो दिन में इसलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि हमें सूर्य के तेज प्रकाश के कारण वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, सूर्य का इतना तेज प्रकाश होता है जिसकी वजह से वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो स्वाभाविक है, अगर ये क्वेश्चन बने तो लॉजिकल क्वेश्चन है, स्वाभाविक है, हम उसको बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट,
सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वो खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा या वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, जो भी चमकता हुआ दिखाई दे रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं और ये गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। ठीक है, अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश है सूर्य के पास, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं और इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, तो सूर्य भी एक तारा है, इसको जरूर याद रखना है। अगर आपसे ये बोलते हैं कि पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं बिल्कुल पृथ्वी से बिल्कुल मिनिमम रेंज में है, तो वो कौन सा स्टार है? ठीक है, तो उसका आंसर होगा आपका सूर्य, अगर ऑप्शन में सूर्य दिखा हुआ था। और अगर ऑप्शन में सूर्य नहीं मिलता तो पृथ्वी के सबसे निकट का तारा जो होगा वो होगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, वो होगा आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, आपने नाम सुना होगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है सूर्य के बाद अपन यहां पर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? सूर्य के बाद। ठीक है, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। लेकिन अगर सूर्य ऑप्शन में दिया है और डायरेक्ट क्वेश्चन किया कि सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा सूर्य। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? सूर्य, पृथ्वी के निकट का तारा। ठीक है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, आगे लिखा हुआ है रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान होते हैं, मतलब समान ही है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण वो हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। तो ये चीज हमें बुक में पहले ही बता गया, बचपन में ही मालूम चल गया था कि हमें कोई चीज छोटी दिखाई दे रही, क्यों दिखाई दे रही? क्योंकि उसकी वो दूर बहुत है। हमें चंद्रमा दिखाई दे रहा है, हमें सूर्य दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये पास है। बड़े क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि ये हमारे पृथ्वी के पास है। ठीक है, ठीक है, आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं और अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। तो ये इसका उदाहरण है कि अगर अपन हवाई जहाज को पास से खड़े होकर देखते हैं तो बहुत बड़ा दिखाई देता है, पर यही हवाई जहाज जब आसमान में उड़ने लगता है तो वो छोटा दिखाई देता है। बस इसी वजह से कहीं ना कहीं अगर एक कारण भी होता है तो ये कारण यही है कि हमें अगर ये दिखाई देते हैं, बड़े दिखाई देते हैं, तो उसका रीजन क्या है? बड़े दिखाई देते हैं उसका रीजन है कि ये पास में है, और छोटे दिखाई देते उसका रीजन है ये दूर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह के द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को देख सकते हैं। ठीक है, तारों के द्वारा बनाई गई विभिन्न प्रकार की आकृतियां। ठीक है, जैसे आपने कभी पाइप देखा होगा, आपने कभी सप्तऋषि तारामंडल देखा होगा। ठीक है, सप्तऋषि तारामंडल है, पाइप है, डॉग स्टार है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, आपको देखो स्क्रीन पर दिखेंगी ये चीजें, आपको स्क्रीन पर दिखेंगी। आपको डॉग स्टार दिखेगा, आपको पाइप दिखेगा। ठीक है, आपको सप्तऋषि तारामंडल दिखेगा। तो ये कहीं ना कहीं ये जो इमेजेस बनती हैं स्टार की, हालांकि ये कुछ नहीं है, ये हमने हमारे माइंड से कल्पना करके इन चीजों को बना दिया है कि हमें क्या दिखता है। हमें इनके अलावा जो चीजें हमें बताई गई हैं सप्तऋषि तारामंडल के अलावा भी हम अगर थोड़ी सी भी कल्पना और करें तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है। अगर आप उसमें देखेंगे और भी कई तरह की आकृतियां आप घर बैठे बना सकते हो। यार ये तो इसकी तरह दिख रहा है, ये तो इसकी तरह दिख रहा है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा फैक्ट मिलेगा आपको। मैंने हालांकि इनको हाईलाइट भी कर रखा है, आपको उतना ही दिखेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि हमें यहां से क्या चीज मिल रही है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह के द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को देख सकते हैं। ठीक है, तो तारों के द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां होती हैं, उसको बोलते हैं बेटा नक्षत्र मंडल। उसको क्या कहा जाता है? उसको नक्षत्र मंडल कहा जाता है। ये जरूर याद रखना है। अभी हमने खगोलीय पिंड पढ़ा था, वो थे जो कहीं ना कहीं चमकते रहते हैं रात्रि में, तो वो ये खगोलीय पिंड हमने पढ़ लिए। लेकिन नक्षत्र मंडल क्या होगा? नक्षत्र मंडल जो वो होगा तो रात्रि में आसमान की तरफ देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं कोई आकृति बन के दिखाई देती है, एक ग्रुप दिखाई देता है, ग्रुप ऑफ स्टार अपन बोल सकते हैं। ठीक है,
अब आगे क्या लिखा हुआ है, अर्सा मेजर और बिग बियर, अर्सा मेजर और बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अगर कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है पेपर के अंदर कि अर्सा मेजर क्या है या बिग बियर क्या है, तो कुछ लोग बिग बियर को पढ़ के ही कुछ और मीन्स निकाल लेंगे, बिग बियर यानी बड़ा बियर, है ना। तो बिग बियर क्या है या अर्सा मेजर क्या है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो अर्सा मेजर या बिग बियर जो है वो नक्षत्र मंडल है। अब आप कहेंगे नक्षत्र मंडल क्या है, तो नक्षत्र मंडल जो है वो स्टार से कई प्रकार की इमेजेस बन जाती हैं, कुछ आकृतियां बन जाती हैं, उनकी वजह से उसको क्या बोला जाता है, नक्षत्र मंडल कहा जाता है। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे क्वेश्चन करते हैं अर्सा मेजर और बिग बियर क्या है, तो अर्सा मेजर और बिग बियर जो है वो नक्षत्र मंडल है। अब देखिए अपन ऐसे याद कर सकते हैं, अर्सा मेजर, अर्सा मेजर से अपन मेजर याद करें, सोचें काफी अरसा गुजर गया है मेजर को रिटायर हुए, और जो मेजर हैं वो बिग बियर यानी कि वो बड़ी वाली बियर पीते हैं, ठीक है, और इसलिए उनके अब नक्षत्र अच्छे नहीं है। पहले नक्षत्र उनके अच्छे थे, ग्रह अच्छे थे, लेकिन अब उनके नक्षत्र अच्छे नहीं है, ठीक है। तो अपन थोड़ा सा ऐसे यार अर्सा मेजर है और बिग बियर है, ये क्या है, नक्षत्र मंडल है। इन दोनों शब्दों को ध्यान रखेंगे। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि, ठीक है। कौन सा है, सप्तऋषि, यानी कि 7 ऋषि हो गए। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल या अर्सा मेजर का भाग है, ठीक है। अपने परिवार या पड़ोस के किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। तो स्वाभाविक है, अब तो हम बड़े हो गए, अब तो खुद देख लेंगे, अब खुद भी जानकारी है। लेकिन बच्चा बनना पड़ेगा सीखने के लिए। सोचे हम वही 6 साल, मतलब जो 6वीं क्लास में हम 11-12 साल के जो थे, ठीक है, कोई 10 साल का, कोई 11 साल का, कोई 12 साल का, तो उसी उम्र में है। और कहीं ना कहीं इन चीज़ों को सीखने के लिए हम अपना एक वहाँ पर ध्यान कर रहे हैं कि इन चीज़ों को देखें हम पहली बार, ठीक है। तो कुल मिला के उदाहरण दिए, क्योंकि चूंकि आप कक्षा 6 की क्लास पढ़ रहे हो ना, इसलिए। यहाँ तक का क्लियर हुआ। अर्सा मेजर तुम्हें पता चला, बिग बियर तुम्हें पता चला, नक्षत्र मंडल क्या कहते हैं ये पता चला, ठीक है, खगोलीय पिंड क्या कहते हैं ये पता चला, तारे क्या होते हैं ये पता चला। तो ये सारी चीजें हमें सौर मंडल के अंदर पढ़ने को मिल रही हैं। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। बिल्कुल, तारा कहां पर है बता देते थे, उत्तरी तारा उत्तर में दिशा को बताता है, जिसे ध्रुव तारा, हमेशा पढ़ा है हमने कि ध्रुव तारा में कौन सी दिशा में दिखाई देता है, बोले उत्तर दिशा में ध्रुव तारा, ठीक है। उत्तर दिख गया तो दक्षिण तो दिखाई जाएगा। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, आसमान में ये हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। और हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं, क्योंकि जहां पर ये 7 स्टार होंगे, जहां पर सप्तऋषि होगा, उन्हीं के पास में एक चमकता हुआ हमें तारा दिखाई देगा, तो उसको हम ध्रुव तारा बोल देते हैं। तो ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं, ठीक है। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए और उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए, तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है। यानी कि अभी आप इमेज देखेंगे तो इमेज के अंदर आपको कहीं ना कहीं सप्तऋषि तारामंडल और सप्तऋषि तारामंडल से फिर दिखेगा आपको ध्रुव तारा, यानी कि उनकी ही एक मिलके मतलब एक ग्रुप है और उसमें हमें ध्रुव तारा दिखाई देता है, ठीक है। तो इस चीज को भी आप समझ सकते हैं कि भैया ध्रुव तारा कौन सी दिशा में देखो, उत्तर दिशा में दिखाई देता है, सबको पता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं सप्तऋषि तारामंडल जो है उसी के से मतलब अगर एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उससे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है, और ध्रुव तारे की तरफ वो हमें मतलब वो उन्हीं के आसपास कहीं ना कहीं हमें ध्रुव तारा चमकते हुए प्रतीत होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, ठीक है। कुछ खगोलीय पिंडों में, समझना, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश, यही लाइन है बिल्कुल ऐसी की ऐसी पेपर में बन के आ जाएगी। और इतना अच्छा कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा अपन को, लाइनें अच्छे से दिमाग में बिठानी पड़ेंगी, ठीक है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तारों के प्रकाश से प्रकाशित, यानी कि सूर्य भी एक तारा है और सूर्य से प्रकाशित हो रही है, ठीक है। दूसरे ग्रह जो है ना सूर्य से प्रकाशित हो रहे हैं, तो ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। यानी कि हम अपनी पृथ्वी को भी बोल सकते हैं। हमारी पृथ्वी पर अभी हम हैं,
लेकिन जब हम अंतरिक्ष में जाएंगे या पृथ्वी से बाहर जाएंगे तो कहीं ना कहीं पृथ्वी भी हमें चमकती हुई दिखाई देगी, क्योंकि पृथ्वी पर किसका रिफ्लेक्शन पड़ेगा, दिन के समय में किसका रिफ्लेक्शन पड़ेगा, सूर्य का, ठीक है, और सूर्य की किरणें पड़ेंगे और उसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं वो भी चमकता है। जैसे हमें दूसरे तारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, अगर हम दूसरे तारे पे पहुंच जाएंगे तो पृथ्वी भी हमें तारे की तरह चमकती हुई दिखाई देगी, ये बिल्कुल पक्की बात है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये लाइन जो है, चूंकि एक लाइन बनती है कि ग्रह क्या है, जो सूर्य के चक्कर लगाए वो ग्रह है, और जो ग्रह के चक्कर लगाए वो उपग्रह है। लेकिन यहां पर क्या बताया जा रहा है आपको कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाश। देखो ये जो लाइनें है ना बेटा, इन लाइनों में अपन कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल एनसीईआरटी की बुक की लाइन है, एनसीईआरटी का ही पेज है, ये समझ रहे हो। तो ये तो दुनिया का कोई इंसान गलत नहीं कर सकता है इस लाइन को, कोई भी, क्योंकि ये सारी पूरी पारदर्शिता के द्वारा ही ये बुक में पब्लिश होती है, गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश होती है। इसके अलावा कोई दूसरी बुक में अगर अलग लैंग्वेज लिख दी किसी ने, लेखक ने, तो हो सकता है उसको कैंसिल कर दें, लेकिन इसको कोई कैंसिल नहीं कर सकता, इसमें कोई अशुद्धि नहीं है, ये बिल्कुल शुद्ध देसी घी है तुम्हारे सामने, कोई मिलावट नहीं है, पूरा के पूरा बुक है। जो इसमें दिया है, जो शब्द दिया है, वही अपन को दिमाग में बिठाना पड़ेगा, गलती का कोई चांस है ही नहीं इसमें, बस जैसी दिख रहा है वैसा अपन को याद करना है बिल्कुल, क्योंकि एक से एक विशेषज्ञ हैं जो प्रोफेसर हैं, उनके द्वारा कई प्रकार रिसर्च किए गए हैं, तो उनके द्वारा कहीं ना कहीं इन चीजों को और इनकी अशुद्धियां दूर की जाती हैं हर साल, समझ रहे हो ना। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस चीज को आप समझें। तो क्या लिखा हुआ है, आज से ग्रह की जो आपकी जो परिभाषा होगी, जो डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन ऑफ प्लैनेट, तो वो क्या होगी, एक खगोलीय पिंड में, मतलब कुछ खगोलीय पिंड में, जो भी कुछ खगोलीय पिंड हैं उनमें अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ये लाइन दे देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे, वो ग्रह है, वो उपग्रह है, या वो उल्का पिंड है, इस तरीके से 4 ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, बिल्कुल प्लैनेट कहा जाता है। ग्रीक भाषा में इसको एक कहीं ना कहीं प्लेनेटाई बोला गया है, और उसी से इसको प्लेनेट बोल दिया गया है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रामक, अर्थात परिक्रमा करने वाला, परिभ्रामक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। अगर बोले परिभ्रामक क्या है, तो परिभ्रामक क्या है, परिभ्रामक जो है वो एक ग्रह होता है, चारों ओर घूमने वाला, सारे ग्रह अपनी अक्ष पर घूम रहे हैं, कोई भी स्थिर नहीं है, ठीक है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, और यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, पृथ्वी का बहुत अधिक दूरी से, ठीक है। जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी, यानी ये बात मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर आप दूसरे ग्रह पर पहुंच जाएं, कहीं भी पहुंच जाएंगे और आप पृथ्वी की तरफ देखेंगे उस अंतरिक्ष में जाके, तो आपकी जो पृथ्वी है वो भी एक तारे की तरह चमकती हुई दिखाई देने लगेगी, ठीक है। तो इसको आप याद रख सकते हैं, चमकती हुई प्रतीत होगी पृथ्वी, ठीक है। यहां से हमने क्या शब्द निकाले इस पेज से, अब बिल्कुल अच्छे से आप समझ लेना बढ़िया से, ठीक है, कि भाई ये जो फैक्ट निकल रहे हैं, ये जो लैंग्वेज है इसको आप नोट करेंगे, इसको ध्यान रखेंगे और इसी लैंग्वेज को बिल्कुल माइंड में बिठाएंगे अच्छे से, ठीक है। और समझ के पढ़ना है हर एक चीज को, काफी सारी इमेजेस आपको देखने को मिलेंगी, जिससे बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल ऐसा बैठेगा, आप भी कहोगे, क्योंकि ये साइड में है ना इमेज आती रहेंगी, और इमेज आती रहेंगी तो आपको समझ में आता रहेगा, ठीक है, क्योंकि इमेजेस हमारे माइंड के अंदर बड़ी जल्दी सेट हो जाती हैं, ठीक है। यहां तक का क्लियर हुआ, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ रोचक तथ्य हैं, कुछ विशेष जानकारी जो बुक में हमें मिलती है। कुछ रोचक तथ्य हैं कि बृहस्पति, शनि और यूरेनस, ठीक है, बृहस्पति है, शनि है और यूरेनस है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि इसके चारों ओर छल्ले हैं। अब चूंकि हमें दिखाई देता है, हमें पता है कि केवल शनि ग्रह के चारों ओर छल्ले दिखते हैं, लेकिन आपको 3 नाम याद रखना है, आपको बृहस्पति याद रखना है, जुपिटर याद रखना है, आपको सैटर्न याद रखना है, आपको यूरेनस याद रखना है, यानी 3 ऐसे ग्रह हैं, ठीक है, याद रखना है। और कैसे याद रख लोगे, बस यूं
बस यूं ही याद रख लोगे, ये हो गया, बस यूं, बस यूं, ठीक है, बस यूं ही याद रख लेना, बस यू शब्द याद कर लेना, तीनों याद आ जाएंगे। ब से बन गया बृहस्पति, बुध नहीं है, ध्यान रखना। फिर स से बन जाएगा शनि, फिर यू से बन गया यूरेनस, ठीक है। आप ये वाला भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको हटा दो, ठीक है, इसको आप हटा सकते हैं, ठीक है, बस यूं याद रख लो आप, हो गया काम। कुछ समझ में आया? तो एक बहुत अच्छा रोचक तथ्य है जो हमारे पेपर के अंदर आ सकता है, और पेपर में वो ये पूछ सकते हैं कि आप बताइए कि कितने ग्रह हैं जिनके चारों ओर रिंग हैं, ठीक है, वलय हैं। तो कहीं ना कहीं वो है बृहस्पति, शनि, यूरेनस। चाहे किसी के चारों ओर गैसों का हो, चाहे उनका पिंड जो भी हो, मतलब, लेकिन 3 ग्रह हैं, बस यूं याद रखना है। व से बृहस्पति याद रखना है, सा से शनि याद रखना है, यू से यूरेनस याद रखना है। तो आपके 3 ग्रह, क्वेश्चन बनेगा, आप ऑप्शन में आंसर दे सकते हो, ठीक है। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं, और पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। यानी कि अगर हम दूरबीन का प्रयोग करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं उससे भी दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो ये रोचक तथ्य है, बड़ा ही रोचक है, इसलिए मैंने आपको ये इमेज भी दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा आपके ग्रहों का क्रम, ठीक है। चलिए देखें, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आपको एक इमेज है, इमेज जो दिखाई दे रही है, जिसमें आपको यहां दिख रहा है सूर्य है, बिल्कुल क्रम आ गया आपका। एक मैंने ट्रिक अभी आपको बताई थी थोड़ी देर पहले, बीएसपी मायावती को सब जानते हैं। दूसरा फिर मैंने आपको बताया, बस अब पास में बैठो, बीएसपी मायावती को सब जानते हैं, बस अब पास में बैठो। तो अब ये जो ट्रिक आपने बनाई, मान लो बीएसपी मायावती को, ये कहां पर कौन सा क्रम है, तो क्या करते हैं हम, सबसे फर्स्ट वाला या लास्ट वाले पे ध्यान दे लो, अपने आप आ जाएगा, ठीक है, कि ये क्रम के हिसाब से है कि साइज के हिसाब से है, ठीक है। बस अब पास में बैठो, तो बुध आ जाएगा, फिर शुक्र आ जाएगा, फिर पृथ्वी आ जाएगा, इस तरीके से अपन आगे बढ़ेंगे। सबसे करीब कौन सा था, बुध था। अब एक फैक्ट याद कर लोगे, सूर्य के सबसे करीब ग्रह कौन सा है, बुध है। फिर कौन सा है, शुक्र है। देखो देखो अब ये ऑर्बिट क्लियर हो रही है, पूरी इमेज आपकी क्लियर हो रही है। तो इमेज का आपको बड़ा बड़ा कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है, तो ये बेनिफिट है आपको कि देखिए ये दिखाई दे रहा है, ये सूर्य हो गया, ये सूर्य हो गया, ये आपका बुध है, ये शुक्र है, ये आपको नीला ग्रह कहते हैं हम पृथ्वी को, ये हमारा पृथ्वी है, अर्थ है। और फिर उसके बाहर चले गए तो ये मंगल है, ठीक है। इसके बाद में मंगल के बाद में कुछ क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। यानी कि अगर ऐसा क्वेश्चन कर दें अपन कि ऐसा कौन से, मतलब कितने ग्रह क्षुद्र ग्रह के अंदर आ जाएंगे और कितने ग्रह हैं जो क्षुद्र से ग्रह से बाहर आ जाएंगे, अगर यहां से भी एग्जाम में वो क्वेश्चन बना दे थोड़ा सा डीप, तो हम यहां पर भी आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि देखिए 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 5 ऐसे ग्रह हैं जो क्षुद्र ग्रह की जो पूरी एक श्रेणी है उसके अंदर है, और जो 3 ग्रह हैं वो बाहर हैं। और इनका क्रम तो हम याद कर चुके हैं पहले भी, लेकिन मैं एक बार और रिपीट करूंगा जिससे आपको ये भी अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। तो बड़ा ही कहीं ना कहीं आपको इमेज दिख रहा है, तो आपको इमेज से देखो इनका साइज भी बिल्कुल वैसा की वैसा ही है जैसा कहीं ना कहीं बताया जाता है। तो ये क्रम के हिसाब से तो साइज कोई है नहीं कि क्रम के हिसाब से उनका साइज निर्धारित हो। अब जो दूर है तो क्या हुआ, लेकिन आकार में तो छोटा है, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इसमें मंगल ग्रह है, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, देखो दिख रहा है। शुक्र है, वीनस है, वीनस को एक हम चमकीला ग्रह कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है। एक बृहस्पति है, इसको पीला ग्रह कहा जाता है, येलो प्लैनेट कहते हैं, बिल्कुल आएगा भी। और जो आपका नेपच्यून है, यूरेनस नेपच्यून, ठीक है, जो आपका वरुण है उसको हरा ग्रह कहते हैं, उसको ग्रीन प्लैनेट बोला जाता है बिल्कुल, ठीक है। देखिए तो इसमें हम याद कर रहे थे, इनका क्रम मैंने आपको बताया था, बीएसपी मायावती को सब जानते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीएसपी से याद आता है बुध है,
तो फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, ठीक है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, ठीक है, यूरेनस है और नेपच्यून है। तो ये आपका क्रम मैंने आपको बताया था, आकार के हिसाब से भी मैंने आपको बता दिया है और सूर्य के क्रम से। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन मिला कि क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी है उसके अंदर कितने ग्रह होंगे, ये इमेज के हिसाब से आपको दिखाई दे रहा है, इमेज से आपको समझ में आ रहा है। देखो केवल पढ़ लेना बात अलग है, लेकिन इमेज को देखकर क्लियर कर लेना वो बात अलग है, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रयास किया गया है क्लास को और इंटरेस्टिंग बनाने का। तो आप जरूर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बेटा जरूर आप नीचे कमेंट कर देना और बस इतना लिख देना, हाँ सर बिल्कुल, आप ऐसे ही पढ़ाते रहिए, हम पढ़ते रहेंगे और आपको ये क्लास लगातार मिलती रहेगी। बस थोड़ा सा अपना एक फीडबैक जरूर दे देना, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से अच्छा मिल जाए मटेरियल पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए यहां तक का क्लियर हुआ। अब देखें अपन आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ये वही का वही क्रम है, ये हमें शनि ग्रह पर दिख रहे हैं। हालांकि हमने ऊपर क्या पढ़ा है, वश यू, वा से बृहस्पति पढ़ा है, सा से शनि ग्रह पढ़ा है, यू से यूरेनस भी पढ़ा है, यानी कि इनके चारों ओर कहीं ना कहीं है रिंग है। वो 3 ग्रह मैंने आपको बताया, 3 ग्रह हमने पढ़े थे, इधर भी ये तीनों ग्रह पड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा जल्दी से। हाँ, क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, पौराणिक रोमन कहानियों में, जो पौराणिक रोमन कहानियां थी उनमें अगर देखा जाए तो लिखा हुआ है पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। हालांकि सोल तो हम आत्मा को भी बोल देते हैं, लेकिन जो सोल शब्द इस्तेमाल हुआ है वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, सूर्य देवता को। हो सकता है बेटा कभी पेपर में पूछ ले, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, शानदार। आपसे पेपर में पूछ ले कि सोल क्या है, बताएं सोल क्या है, तो आपने अगर ये चीज पढ़ी होगी तभी बता पाओगे ना, वैसे नहीं बता पाओगे। तो बोले सोल क्या है, और सोल की अपन बात करें तो सोल किसको बोलते हैं, सूर्य देवता को कहा जाता है, ठीक है। हो सकता है वो 4 ऑप्शन दे दें, सोल कैसे कहेंगे। पहला ऑप्शन आ गया सूर्य को कहेंगे, दूसरा ऑप्शन है चंद्रमा को कहेंगे, तीसरा ऑप्शन आ गया बृहस्पति को कहेंगे। तो हमने पढ़ लिया ना, हमें पता है कि भैया सूर्य देवता को कहेंगे सोल, और इसी से बना है सौर, ठीक है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, सही बात है, सौर मंडल जिसे हम बोलते हैं, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहते हैं, ठीक है, यानी कि सोलर सिस्टम। और सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखा, मतलब सौर शब्द का प्रयोग करके हम और भी बहुत सारी चीजें जोड़ सकते हैं, तो ये आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी हमें यहाँ से एक फैक्ट मिला तो आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे कि इसको सौर मंडल ही क्यों बोलते हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि चलो ठीक है कि जो ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं उनको सौर मंडल मतलब क्यों कहते हैं, सौर मंडल ही क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारा सूर्य है ना उसको सोल कहा जाता है, इसलिए उसको सौर मंडल कहते हैं, ठीक। अगला देखते हैं, कुछ शब्दों की उत्पत्ति के बारे में बताया जा रहा है। जैसा कि लिखा हुआ है, ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए दिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी, पढ़ रहे हैं ना आप, जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, बिल्कुल है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। अब एनसीईआरटी क्या कहती है कि ज्योग्राफी का अर्थ है पृथ्वी का विवरण, इसको दिमाग में बिठा लेना अच्छे से, ठीक है, कि भाई जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण, यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एक तो आ गया आपका जीई, और जीई शब्द का अर्थ है पृथ्वी, पृथ्वी जी, अपन पृथ्वी जी बोलेंगे क्योंकि हमारी पृथ्वी माता धरती माता है, ठीक है। तो जीई यानी कि जीई का क्या होगा, पृथ्वी, ठीक है। और ग्राफिया, ग्राफिया का अर्थ होगा बेटा लिखना, ग्राफ पर लिख देना या ग्राफ के रूप में लिख देना, ठीक है, ग्राफिया, ग्राफिया का मतलब होगा लिखना। तो बस ये शब्द को अपन को याद रखना है कि ज्योग्राफी में जी का अर्थ क्या है, जी का अर्थ है पृथ्वी, और ग्राफिया का अर्थ क्या है, उसका मतलब है लिखना, यानी कि पृथ्वी का विवरण लिखना, उसको अपन बोलेंगे जियोग्राफी, ठीक है। और पृथ्वी के संबंध में और अधिक जाने तो स्वाभाविक है अपन और भी आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगी। तो ये बहुत अच्छा फैक्ट है जो यहां से भी हमें कहीं ना कहीं एक फैक्ट मिलता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा मोहित हुआ। बिल्कुल, खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं, बिल्कुल कहेंगे। एक बहुत अच्छा फैक्ट मिलता है
जो एनसीईआरटी कहती है कि आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। यानी कि अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है, यहां से कोई क्वेश्चन बना दिया आपको पेपर के अंदर, यहां से वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप ये बताइए कि किसने कहा कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा सूर्य के प्रकाश के परिवर्तित होने के कारण चमकते हैं। तो अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा? अपना जो आंसर होगा वो होगा आर्यभट्ट। क्या आंसर होगा अपना? आर्यभट्ट। बोले आर्यभट्ट ने कहा है भाई, किसने कहा है? आर्यभट्ट ने। तो यहां का क्लियर हुआ। अगला देखते हैं जल्दी से। देखिए, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। बिल्कुल, आसमान में दिखने वाला जो चंद्रमा है वो उपग्रह है। क्यों है? क्योंकि वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। बिल्कुल, चारों ओर चक्कर लगाता है ये। और हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं, उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा है। तो चंद्रमा जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? ये उपग्रह के लिए इस्तेमाल किया गया है। उपग्रह क्या होगा? जो ग्रह की परिक्रमा करे उसे हम उपग्रह कहेंगे। तो ये चीज भी आपको समझ में आ गई। ठीक है, दूसरा फिर लिखा हुआ है आपका सौरमंडल। क्या लिखा हुआ है? सौरमंडल। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं और उसे हम सौर परिवार नाम देते हैं, जिसका मुखिया क्या है बेटा? जिसका मुखिया है सूर्य। इसका जो मुखिया होगा वो क्या होगा? इसका जो मुखिया होगा वो सूर्य होगा। ठीक है, यहां तक का क्लियर हुआ। अब इनमें से जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चंस भी आपको मिलते जाएंगे समय पर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक शुरुआत की गई है और आपको जितना भी चीजें आपको बताई जा रही हैं आप उनको अच्छे से अध्ययन करेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में यहीं फिनिश करता हूं। बाकी का धीरे धीरे अपन समय भी बढ़ाएंगे क्योंकि एक नई शुरुआत है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले तो हमारे अंदर इंटरेस्ट लाना है और जब हमारे अंदर इंटरेस्ट होगा तो स्वाभाविक है हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। एक जल्दी से अपन रिकॉल कर लेते हैं जो भी हमने अभी तक पढ़ा हुआ है उस चीज़ का रिकॉल करते हैं। देखिए, आपने कक्षा 6 का कहीं ना कहीं देखा जाए एक सिलेबस चालू करा है और इसमें कहीं ना कहीं हम 8 चैप्टर पढ़ेंगे और 8 चैप्टर के बाद में जैसा कि हमने एक इमेज देखी थी और इमेज में हमने इनका एक ट्रिक पढ़ी थी और ट्रिक पढ़ी थी तो क्या पढ़ी थी भैया? बीएसपी मायावती को सब जानते हैं और इसमें हमने एक ट्रिक बना ली थी और बीएसपी मायावती यानी सूर्य से क्रम के हिसाब से है। तो सूर्य के बाद बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बुध है, शनि है, अरुण है, वरुण है। ये बिल्कुल क्लियर बेटा, अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, बस अब पास में बैठो, बस अब पास में बैठो यानी बस अब पास में बैठोगा इसका मतलब क्या होगा? बोले इसका मतलब होगा इनका आकार कि ये किस तरीके से हैं। तो सबसे बड़ा ग्रह जो होगा वो कौन सा होगा आपका? सबसे बड़ा जो ग्रह होगा वो होगा आपका बृहस्पति। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, उसके बाद में शनि है। ठीक है, बृहस्पति उसके बाद में शनि है। देखो ये दोनों का साइज आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है और फिर सबसे छोटा कौन सा है बेटा? बुध है। ठीक, इसके अलावा फिर हम अगले पेज पर गए। अगले पेज पर कहीं ना कहीं हमें देखा सूर्यास्त के बाद ये थोड़ा सा बेसिक था, चमकीली वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, उनके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ से अपन अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक चीज और पढ़ी थी कि रिफ्रैक्शन यानी कि जो तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं किसके कारण दिखाई देते हैं? वो हमें रिफ्रैक्शन के कारण दिखाई देते हैं, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण वो हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, और भी कई कारण है जो हम बाद में पढ़ेंगे। इसके अलावा चंद्रमा में दिखाई देता है तो पूर्णिमा को, जब चंद्रमा नहीं दिखाई देता तो वो अमावस्या को बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। ठीक, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो मैंने आपको एक और फैक्ट बताया था। देखो खगोलीय पिंड क्या होते हैं? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय चमकती हैं। ठीक है, आसमान में चमकती हुई दिखाई देती है वो सब सूर्य भी, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय हमें चमकती हुई दिखाई दे रही हैं तो कहीं ना कहीं वो खगोलीय पिंड के अंतर्गत आ गए। ठीक है, और खगोलीय पिंडों का जो समूह होगा उसमें कहीं ना कहीं हम पढ़ेंगे अभी आगे जाके, नक्षत्र मंडल भी शब्द पढ़ेंगे। ठीक है, और इनके पास अपने, अब देखो खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं और इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश, जिनके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है
वो खगोलीय पिंड कहलाते हैं। और जिनके पास अपना ऊष्मा प्रकाश नहीं होता, वो दूसरे से लेते हैं और चमकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें ग्रह के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, वो ग्रह के अंतर्गत आ जाएंगे, वो ग्रह हैं। ठीक है, यानी कि हमारा पृथ्वी अगर चमक रहा है तो वो क्या है, ग्रह है, क्योंकि उसके पास खुद का प्रकाश तो नहीं है, लेकिन सूर्य की वजह से वो चमक रहा है। ठीक है, सूर्य के करीब का, सूर्य के पास का जो ग्रह होगा वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी, सॉरी, पृथ्वी के सबसे करीब का जो तारा होगा वो होगा सूर्य के बाद। वैसे तो सूर्य भी एक तारा है, लेकिन सूर्य नहीं आता तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी लिखा हुआ है सूर्य के बाद में। ठीक, अब मैंने ये बताया था आपको, ये आ गया। इसके अलावा फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि रात के समय चमकते अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन वो हमसे बहुत दूरी पर है, इसलिए हमें छोटे दिखाई देते हैं, बड़े दिखाई देंगे तो हमारे पास होंगे। इसके अलावा एक मैंने बहुत अच्छा फैक्ट बताया था आपको कि जो कहीं ना कहीं रात्रि में आसमान में देखने वाले जो तारों के विभिन्न समूह होगा और उनके द्वारा अगर कोई आकृति बनेगी, तारों की जो आकृति बनेगी, उन आकृतियों को अपन क्या बोलेंगे, नक्षत्र मंडल बोलेंगे। और नक्षत्र मंडल के अंदर दो शब्द बताए थे, एक था अर्सा मेजर और एक था आपका बिग बियर। ठीक है, और कहीं ना कहीं सप्तऋषि तारा मंडल जो है इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि वो भी एक आकृति है। एक पाइप मैंने आपको बताया, वो भी एक आकृति है, तो स्वाभाविक अपन याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर हमने एक और फैक्ट पढ़ा था कि इसमें उत्तर दिशा में ध्रुव हमें दिखाई देता है, और कहीं ना कहीं आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर एक सप्तऋषि की सहायता से हम ध्रुव तारा की स्थिति देख सकते हैं। बस एक लाइन खींचते जाएंगे, जहां पर ये खत्म होता है सप्तऋषि तारा मंडल है, सात तारों का जो समूह है, हमें उसकी स्थिति दिखाई दे सकती है। ठीक है, इसके अलावा फिर हमने एक और चीज पढ़ी थी कि भाई कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता, वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उन पिंडों को क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। और ग्रह का एक और शब्द बताया था, परिभ्रमक। ग्रह का परिभ्रमक का मतलब जो ग्रह जो होते हैं वो अपनी अक्ष पर घूमते हैं। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो अगर कोई चीज छोटी दिखाई दे रही है वो इसलिए क्योंकि वो दूर है, और बड़ी दिखाई दे रही है क्योंकि वो पास है। और हमने एक और रोचक तथ्य पढ़ा था, इसके बारे में पढ़ा था कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो तीन ऐसे ग्रह होंगे जो जिनके चारों ओर वलय होंगे, तो बृहस्पति, शनि और वो यूरेनस है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें वो ग्रह जो कहीं ना कहीं एक हमने अभी एक पढ़ा था, क्षुद्र ग्रह का एक पूरा एक लेयर थी, एक पूरी ऑर्बिट थी, और उसके बाहर थे 3 ग्रह और अंदर की साइड थे कितने, 5 ग्रह। वो अभी अपन आगे मैंने आपको इमेज में बताया था। तो ऐसे ग्रह जिनके चारों तरफ वलय हैं तो वो कितने हैं, 3 है। और इसको याद कराया था मैंने किससे, बस यू, बा से बना बृहस्पति, सा से बना शनि, और फिर हो गया बेटा यूरेनस। ठीक है, ये हमने पढ़ी लिया था। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो क्षुद्र ग्रह हैं, इनके बाहर अगर देखा जाएगा तो 3 ग्रह होंगे, और इसके अंदर होंगे तो 5 ग्रह होंगे। इनका क्रम भी मैंने आपको याद करा दिया था, 2 लाइनें याद कराई थी, बीएसपी मायावती को सब जानते हैं, और बस अब पास में बैठो। ठीक, इसके अलावा हमने सोल के बारे में पढ़ा था। बोले सोल क्या है, सोल जो होता है वो सूर्य देवता को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोल जो होंगे वो सूर्य देवता होंगे। और सौर शब्द इसलिए सौर मंडली क्यों बोलते हैं, क्योंकि सूर्य के परिवार के जो हैं उनको सौर मंडल कहते हैं, और सूर्य का एक अर्थ कहीं ना कहीं सौल निकलता है। ठीक है, इसलिए उसको हम सौर शब्द, ये लिखा हुआ है सौर शब्द का उपयोग करते हुए, और अधिक मतलब इसमें लिखा हुआ है कि सौर मंडल। ठीक है, सौर मंडल कहीं ना कहीं सूर्य की वजह से, क्योंकि उसका अर्थ क्या है, उसके नाम का मतलब एक पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें ज्योग्राफी शब्द पढ़ा था कि जीई का अर्थ होगा, जीई तो वो पृथ्वी जी है, जीई का अर्थ होगा पृथ्वी। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं जियोग्राफी, और ग्राफी का अर्थ क्या होगा, लिखना। ठीक है, यानी पृथ्वी का विवरण। ज्योग्राफी शब्द का लिए एक शब्द इस्तेमाल कर दिया गया, पृथ्वी का विवरण, बहुत अच्छे से याद रख लोगे आप। इसके अलावा फिर हमने आर्यभट्ट के बारे में पढ़ा था, इनके बारे में और भी आगे पढ़ेंगे, कब थे, कहाँ थे, किसके समय थे, वो सारी चीजें आएंगी। लेकिन जैसा दिया हुआ है वैसा अपन को अपने दिमाग में रखना है कि आर्यभट्ट एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने बताया कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा कहीं ना कहीं परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। वो किस लिए चमकते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश उन पर पड़ रहा है, इसलिए वो चमकते हुए हमें दिखाई देते हैं। इसके बाद में लास्ट पेज पढ़ा था आपने, लास्ट पेज में यही पढ़ा हुआ है कि एक चंद्रमा जो है वो एक उपग्रह है, और वैसे भी आपको पता है जो पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है, जो ग्रह के चक्कर लगाए वो उपग्रह है, जो सूर्य के चक्कर लगाए वो ग्रह है। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह भी हैं जिनके खुद के अपने चंद्रमा हैं, स्वाभाविक अपन समझते हैं। और खगोलीय पिंड की बात करेंगे, सौर मंडल के अंदर सूर्य के 8 ग्रह आ जाते हैं, चाहे उनके उपग्रह हों, चाहे वो खगोलीय पिंड हो, क्षुद्र ग्रह हो, ये सब सौर मंडल के सदस्य हैं।
ठीक है, तो उम्मीद है बेटा आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। मेरी पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से ये समझ में आए, ठीक है। पर अपना कहीं ना कहीं फीडबैक जरूर दे देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। बाकी का मिलते हैं कल, और आपको कुछ और नया मिलेगा इसमें पढ़ने के लिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।